अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी तर्जमान और वहां से विधायक जनाब डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम साहब। असम में जो कुछ हुआ है वो आपको मालूम है, पूरी दुनिया की नज़र है कि किस तरीके से सबसे पहले 800 मुस्लिम घरों को बेघर किया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, मस्जिदों को तोड़ा जाता है और उसके 2 दिन बाद पुलिस फायरिंग कर देती है, जिसमें 2-3 लोगों की मौत हो जाती है, 10 लोग जख्मी हैं। हमारे साथ मौजूद है एआईयूडीएफ के लीडर जनाब हाफिज रफीकुल इस्लाम साहब। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, ये लोग अपोजिशन में है, क्या कर रहे हैं और क्या ये उन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी या क्या पूरा मामला है, जमीनी सच्चाई क्या है। डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब, मिलत टाइम्स में स्वागत है, खुशामदीद आपको। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को आप यही बताएं कि जो घर खाली करने का मामला है वहाँ दरंग जिला के धौलपुर गांव में या शिप्राजार में, ये कब से मामला चल रहा था? सरकार कब से इन्हें नोटिस दे रही थी कि आप लोग इस जगह को खाली कीजिए? जी, शम्स तबरेज़ साहब, ये जो दरंग जिला का जो हादसा हुआ, वाक़या हुआ, यहाँ जो लोग बसे हुए हैं, ये ब्रह्मपुत्र के पास का इलाका है, किनारे का इलाका है। और यहाँ कोई 40 साल से है, कोई 45 साल से है, कोई 30-35 साल से यहाँ बसे हुए हैं लोग। और ये इसमें अक्सरियत जो है वो दरंग ज़िले के है। कुछ आस-पास ज़िले से भी जिनके पास ज़मीन नहीं है या नदी के इरोशन में उनके मकान उनके जायदाद ज़मीन सब चली गई, वो लोग जाके वहाँ बस गए हैं। सब आसामी हैं और सबका आसाम के वोटर लिस्ट में नाम है। अभी जो एनआरसी का काम हुआ, एनआरसी में सबका नाम है वहाँ। और यहाँ बहुत सारे तकरीबन 20 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल है, तकरीबन 40 आंगनवाड़ी सेंटर्स है वहाँ है, मिनी पीएससी है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ये तो 40-45 साल से यहाँ ये आबादी है। गरीब लोग, लैंडलेस लोग जिनके पास ज़मीन है वहाँ वहाँ बसे हुए हैं। तब से ये काश्तकारी ये खेती करके ये लोग किसी तरह गुजारा करते हैं। तो अभी बीजेपी सरकार आने के बाद इन पे नज़र उन जगह पे नज़र पड़ी इनकी और बात बनाते रहे। लेकिन पिछले 3 महीने पहले ये जो अभी का जो हेमंत बिश्व शर्मा का जो सरकार है, इस सरकार के 3-4 महीने से ये लोग वहाँ जाके इन लोगों को वहाँ से जाने के लिए ज़ुबानी तौर पर कुछ बोल रहे हैं। लेकिन पिछले ये जब बातें हुई, हमने सीएम साहब से मिले, अपनी पार्टी के एमएलएज़ पूरी हम अपनी टीम सीएम साहब से मिलके उनसे दरख्वास्त की कि आसामी लोग हैं, यहाँ के इंडियन हैं, ये जेन्युइन लोग हैं, इनके पास ज़मीन नहीं है, ये लैंडलेस लोग हैं और 40-45 साल से रह रहे हैं, आप इनको ज़मीन दे दीजिए। अगर सरकार को उन ज़मीन की ज़रूरत है, सरकार उसको इवेक्शन करना चाहती है, तो सरकार उस ज़मीन को अगर लेके कोई प्रोजेक्ट वहाँ चलाना चाहे, इन लोगों को रिहेबिलिएट करे, इनका पुनर्निवास का व्यवस्था कर ले और इनको कम से कम 6-7 बीघा ज़मीन एक आदमी को आवंटन दे, उसके बाद जो करना है करे। और मुख्यमंत्री साहब ने हमसे ज़ुबानी तौर पर ये कहा था, ठीक है, हम इसका हल निकालेंगे, कुछ करेंगे। फिर असेंबली में बात चली, पिछले अभी जो 1.5 महीने पहले हमारे यहाँ असेंबली चला, असेंबली सेशन में इस बात को लाए बीजेपी के कई मेंबर्स की तरफ से और सीएम ने कहा, हम उस जगह को खाली करेंगे, वहाँ एक कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। फिर हम लोगों ने भी उसके मुखालफत की कि खाली आप कीजिए, लेकिन इनका इंतज़ाम करके आप खाली कीजिए। ये लोग आप ही के स्टेट के लोग हैं, भारतीय हैं, आसामी हैं, हक बनता है। जहां आप सुप्रीम कोर्ट के दुहाई दे रहे हैं कि सरकारी जमीन को खाली करना है, उसको इवेक्ट करना है, वही ये भी है कि जिसके पास जमीन नहीं उसको आप जमीन दे। इलेक्टेड सरकार की जिम्मेदारी बनती है लोगों को इंतजाम कर देना। फिर असेंबली में हमारे से सरकार से इस तरह की बात हुई, ये 1.5-2 महीने पहले की बात है। अभी अचानक जाके पिछले 20 तारीख में उन लोगों ने यहाँ उच्छेद का काम शुरू किया, उन कोई नोटिस दिए बगैर। 12 घंटा 10 घंटा पहले नोटिस देके फिर जाके बुलडोजर चलाना शुरू किया और लोगों से कुछ बात हुई। पहले दिन तो लोगों ने कोई खास एहतजाज नहीं किया, लोगों को जुबानी तौर पर बोल दिया है कि आप लोग वहां जाओ। लेकिन हालांकि सरकार की जिम्मेदारी थी कि डीसी ऑफिस से या सर्कल ऑफिस से इनको 2 बीघा या 5 बीघा या 10 बीघा जो भी सरकार की मंशा हो, वैसे तो देना चाहिए 7 बीघा करके जमीन, वो दे देते तो ये बातें ना होती। लेकिन पहले दिन जुबानी तौर पर लोगों को बोल दिया आप वहां चले जाओ, कहां जाएंगे वो। फिर जब दूसरे तीसरे दिन वहां इवेक्ट करने गए, सब इलाके के लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए, उन लोगों ने एहतजाज किया, उन लोगों ने दरखास्त की नहीं चलेगा, पहले हमारा इंतजाम करो फिर आप इस जगह को खाली करो। फिर पुलिस के साथ जो बातें हुई आप लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा, पुलिस ने 0 डिस्टेंस से गोली चला दी और लोगों को 3 लोगों को शहीद कर दिया, वहां कत्ल कर दिया। और शहीद करने के बाद पुलिस के गोली से
एक आदमी मर गया, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। फिर बिल्कुल। डीसी ऑफिस के एक जो कैमरामैन है, वो उस पे नृत्य कर रहा था, वो जंपिंग करके लात मार रहा था, घुसे मार रहा था पुलिस के सामने, सरकार के सामने। तो हमारा मांग ये है, उस आदमी को तो गिरफ्तार किया, ये बड़ी बात नहीं है। पुलिस के सामने वहां एक निहत्था आदमी जिसके हाथ में थोड़ा छोटा सा एक लाठी था, पुलिस वाले उसको हाथ से पकड़ सकता था, पुलिस वाले उसको खींच के ले सकता था। वहां 50 पुलिस वाले है, एक आदमी है बेचारा, निहत्थे हैं, उनको गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। गोली चलाना जायज नहीं बनता, गोली मार दिया। मरने के बाद उस पर जो नृत्य किया, नाटक किया है, पुलिस वालों की भी गिरफ्तार करना चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट के डीसी और एसपी के वो गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ये कुछ उसका वो नहीं किया। ये तब से ये मसला चला। अभी 2 दिन से अगरचे बंद है, अभी भी सरकार के रवैया आप देखिए। वहां पहले दिन 800 से ज्यादा लोगों को घर को तोड़ा, 3 मस्जिद को तोड़ दिया इन लोगों ने, एक मदरसा है उसको भी तोड़ा, उसमें स्कूल है, आंगनबाड़ी सेंटर है, सब कुछ तोड़ा। आगे और तोड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। आज भी हमने राज्यपाल से मिले और उनको हमने यही कहा, आपके इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए और आप हस्तक्षेप कीजिए। लोगों को रिहेबिलिटेट किए बगैर उनका मकान नहीं तोड़ना चाहिए। हर आदमी को जो मतलब अभी जो बेघर हो गए, उनको बसाने के लिए हमने उनको अपील की कि जो 800 फैमिली को घर को तोड़ दिया, उनको जमीन अलॉट कीजिए उनके नाम पे, और जो लोग वहां रह गए वो जमीन भी अगर सरकार को चाहिए, इनको रिहेबिलिटेट करके इनके नाम पे जमीन आवंटन करके फिर उस जगह को खाली करे, किसी का कोई आपत्ति नहीं रहेगा। हमने ये रफीकुल इस्लाम साहब, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि असम में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक तरह से कयामत बर्पा हो गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, मुसलमानों की वो एक तरह से पार्टी है, मुसलमान पूरा सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, इतने बड़े मामले पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लीडर्स नजर नहीं आए या बाद में कुछ लोग दिखे। अभी तक जो कौमी सदर है उनकी तरफ से कुछ सामने नहीं आया है। सवाल पूछ रहे लोग सोशल मीडिया पर, आप लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, इस तरह के जब हादसा हो जाते हैं, कुछ लोग तो दिलो जान से उसमें, जो मजबूर लोग हैं, जो मजलूम है, मजलूम के पास खड़े होते हैं, उनके लिए काम करते हैं। हम तो इस तरह काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इसमें कुछ लोग सुविधावादी लोग भी है, जो अपने पॉलिटिक्स को, अपने रोटी को छेकना चाहती हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना तो आपने देखा होगा, इससे पहले भी 2012 में जब आसाम में बीटीएडी में कोकराझार में जो कांड हुआ, 2014 में बरपेटा बंगाईगांव के उत्तरांचल में जो हुआ, एआईयूडीएफ पार्टी, हमारे सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और पूरी टीम, विधायक और पार्टी के पूरे लोग, हम वहां गए। हम अजमल साहब पार्लियामेंट में भी बातें की, दिल्ली में लोगों से मिले, आसाम में मिले, उन लोगों का रिलीफ का भी काम किया, मुकदमा उनकी तरफ से किया। इस तरह का काम हम लोगों ने किया। तो यहाँ भी जब ये बातें चली 2-3 महीने पहले कि इनको इवेक्ट करेंगे, खाली करेंगे, हम खुद गए उस मैदान में। देखिए, आज से 2 महीने पहले हमारे जो पार्टी के, हमारे लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर है हाफिज बशीर अहमद कासमी सर, वो, मैं खुद और हमारे कई एमएलए, हम वहां जमीन पे खुद गए, धौलपुर हम गए। आज नहीं, 2 महीने पहले गए, लोगों के साथ वहां बैठे, उनके हालात खबर ली और उनको बुला के ला के उनके सब कुछ हम उनसे बात बराबर राब्ता किए। उसके बाद हम सीएम से मिले, हमारे पार्टी के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आज से 2 महीने पहले इस मामला में सीएम के साथ मिले। हम पूरे एमएलए लोग जाके सीएम से मिले, उनसे दरखास्त की कि इस लोगों का इंतजाम कीजिए, उसके बाद उस जगह को खाली कीजिए, बगैर इंतजाम के खाली करना नहीं चलेगा। ये 2 महीना विधानसभा में हमने ये बात उठाई, हमारे एमएलए हाजी अमीनुल इस्लाम साहब, उनसे कांग्रेस के मिनिस्टर के साथ तू मैं हो गई, जबरदस्त हंगामा विधानसभा में हो गया हमारे क्वेश्चन की वजह से। इसी इलाके को लेकर, इसी जमीन और इन लोगों को लेकर हमने पिछले 1-1.5 महीना पहले जो विधानसभा हुआ, वहां भी हमने ये बात की। आज से फिर अचानक जो सरकार ने बुलडोजर चला दिए, उस दिन हमारे सदर साहब अभी आसाम में नहीं है, अभी वो थे पिछले 10-12 दिन पहले, उनकी तबीयत नासाजगी की वजह से वो तबीयत आसाम में ही खराब हुई, फिर वो बम्बे गए, वो बम्बे में है, अभी बेड रेस्ट है। उन्होंने खुद भी कहा, देखा आपने, और उनकी तरफ से बयान आ गए, कल उन्होंने दे दिया, बोला उनकी पूरी टीम, घटना घटने से जिस दिन 20 तारीख को वहां इवेक्ट हुआ, 21 तारीख को हम वहां चले गए, हमारे एमएलए लोग गए, डीसीएसपी के साथ बैठे और बैठ के बोला है कि आगे आप लोग इस तरह का काम मत कीजिए, लोगों का रिहेबिलिटेशन का काम करके, पूरा इंतजाम करके फिर आप लोग कीजिए। ये 21 तारीख को हमारी पूरी एमएलए की टीम गई, अजमल साहब के निर्देश के, उनके हुक्म से हमारी पूरी टीम काम कर रही है वहां। हम गए वहां, फील्ड में भी गए,
उसके बाद हमारे बयानात आए स्पोक्समैन के हिसाब से, मेरा एडवोकेट अमीनुल इस्लाम साहब का, हाजी अमीनुल इस्लाम, एमएलए मुजीबुर रहमान और हमारे पार्टी लीडर, जो इसके प्रतिक्रिया करना है वो हम लोगों ने किया है। उसके बाद हमारे सदर साहब के बारे में वैसे बोल रहे वो बम्बे हैं, उनकी तबीयत ठीक होती वो आ जाते, तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब चल रही है इसलिए वो आ नहीं पाए, वो आ जाएंगे जल्द, हम उम्मीद करते हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, वो आ जाएंगे। वो इसको कंडेम किया है। 2 महीने पहले भी इस मसले को लेके वो खुद सीएम के पास गए, बराबर हमारे से राब्ता है टेलीफोन में, उन्हीं के हुक्म से हम आज राज्यपाल के पास गए। हम आज यहाँ डॉक्टर अंबेडकर के जो हमारे प्रतिमूर्ति हैं असेंबली के राजभवन के असेंबली के पास, वहां हमने धरना दिया आप कि डेमोक्रेसी बचाओ, मतलब उसके लिए संविधान बचाने की जो संविधान बचाने के लिए संविधान बचाने की जरूरत है इस वक्त, हमने वहां धरने में भी आज बैठे। कल हमारी जमीयत की टीम वहां जा रही है। हम सीएम से आज वक्त मांगा है, सीएम से आज वक्त मांगा था लेकिन उन्होंने आज हमको टाइम नहीं दिया। कल टाइम देने की बात कर रहे थे उनको ऑफिस से, हो सकता है कल टाइम हमें मिल जाए और कल हम उनसे बात करके यही बात करेंगे कि जिन लोगों को इस तरह जीरो डिस्टेंस से मारा गया, जिन लोगों ने मारा, जो मुजरिम पुलिस वाले हैं, उन पे मतलब कड़ी कार्रवाई की जाए और लोगों को 10-10 लाख रुपया उनके मुआवजा, 20-20 लाख रुपए उनके लिए मुआवजा दिया जाए। और वहां जो हजारों लोग जो बेघर हुए हैं, जल्द से जल्द उनको जमीन देके बसाया जाए और आगे इवेक्शन का काम ना हो जब तक तमाम लोगों का सही इंतजाम ना हो जाए। इस डिमांड लेकर हम सीएम को आज गए उनसे मिलने के लिए। राज्यपाल से जो आपकी मुलाकात हुई आज आप लोगों की, उनसे भी आप लोगों ने यही डिमांड रखी, क्या रिस्पॉन्स था उनका? बिल्कुल, हम लोगों ने उनसे यही डिमांड रखी है कि देखिए, जहां सरकारी जमीन है सरकार को खाली करने का हक है, लेकिन वही सरकार का ये हक बनता है जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन देना है सरकार की दायित्व है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ मतलब पुनर्निवास का इंतजाम करना है सरकार के लिए फरीजा है। दिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो हम लोगों ने उनको यही कहा राज्यपाल को कि लेकिन ये नहीं हुआ, आपका हस्तक्षेप हम यहाँ चाहते हैं कि लोगों का जब तक इंतजाम नहीं होगा, रिहेबिलिटेशन का इंतजाम नहीं होगा, उनके लिए लैंड अलॉट नहीं होगा, तब तक इस तरह का काम दोबारा नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि ठीक है, हम सीएम से बात करेंगे, हम सरकार से बात करेंगे, जिनके पास जमीन नहीं उनको तो जमीन देना चाहिए। उन्होंने भी माना हमारी इस बात को। अब देखते हैं क्या करते हैं वो। हमें उम्मीद है कि दोबारा इस तरह के काम नहीं करेंगे। रफीकुल इस्लाम साहब, इस वक्त वहाँ की सूरत हाल कैसे, सिचुएशन क्या है? सब कुछ नॉर्मल है, ठीक ठाक है? क्या हो रहा है इस वक्त वहाँ? देखिए, नॉर्मल तो नहीं है। 800 तकरीबन 800-900 लोगों का मकान को तोड़ दिया है। वो अभी जंगल में, खेत में पड़े हुए हैं। अभी खबर हम ले रहे हैं उनके बच्चे बीमार पड़ रहे, बुखार है, तरह तरह की बीमारी है। विलादत तक हो गई है, छत नहीं रहने के लिए, ये जी, खबर आ छत रही है। नहीं रहने की। अभी नदी के किनारे का इलाका है। अब ये जो मौसम, अभी आखिर रात तक सर्दी ठंडी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, उनका जो हाल वहाँ हो रहा है, ये बहुत बुरा हाल है वहाँ। अभी देखिए, वहाँ 144 लगा रखा है, कायदे से लोगों को वहाँ जाने भी नहीं दे रहे हैं और सरकार की तरफ से उनका सही मदद, इमदाद भी नहीं की जा रही है। तो हालात सब कुछ ठीक नहीं है और लोग टेंशन में भी है। और सरकार की तरफ से बयानात, इवन के मुख्यमंत्री सीएम की तरफ से बयानात है कि ये चलता रहेगा इलेक्शन का काम। और वो मतलब इस तरह हिटलरी जो उनका अंदाज है, बड़ा दुख है। एक स्टेट का मुरब्बी है, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट ये भी है आज का कि हालात असम में नॉर्मल हो गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, और जो कुछ वायलेशन हुआ, पुलिस, उनका कहना है, उन लोगों का वर्जन है कि पहले उन लोगों पर पथराव हुआ, लाठी चला गई, फिर पुलिस ने अपने दफा में किया और उसमें पीएफआई का भी नाम उन्होंने जोड़ा है। देखिए, पीएफआई तो आसाम में नहीं है, ये झूठ है। उसमें आपने देखा होगा, आज तो पुलिस वाले वहां लोगों के मकान पे आग जला रहे, आग लगा रहे। सीएम साहब प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे। सीएम साहब तो खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने करने दिया इस तरह। और लोग ने देखा, मीडिया के लोग को मैं धन्यवाद करूंगा, आसाम के कुछ मीडिया वाले, उनके कैमरा में कैद किया है। पुलिस के लोग खुद उन लोगों के झोपड़ी को जला रहे, उनके सामान को, उनके बिस्तर को लाके उस आग में डाल रहे हैं। ये आज पूरी दुनिया देख रही है। आसाम के सोशल मीडिया में, मैं समझता हूँ नेशनल मीडिया को से भी मुझे दरखास्त है कि आप लोग सिर्फ गोदी मीडिया होके ना रहे। आज गोदी नेशनल मीडिया इस वक्त मोदी जी अमेरिका के दौरे पर है, करने रहे। उस गोदी मीडिया को मैं इन्वाइट करता हूं, आप आंख खोलिए। यहाँ जो मानवता पे आक्रमण हो रहा है, ह्यूमन राइट्स को तार तार किया जा रहा है आसाम में, दिल्ली के जो नेशनल मीडियाज है,
उनको अगर जरा से भी इसका एहसास है, मैं उनको इनवाइट करता हुआ आए, उस इलाके का विजिट करे, पूरी दुनिया वालों को दिखाए। जो सीएम साहब कर रहा, बात ऐसी नहीं है कोई तीसरा, हाँ तीसरा पार्टी का हाथ है वहां, हम तो यही कहेंगे वो आसाम सरकार है, वो बीजेपी की सरकार है, वो आरएसएस होंगे उसमें, पुलिस वालों को लगा के वहां आग लगाए लोगों के घर में। इंक्वायरी हो जाए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने जुड़ा मतलब सिटिंग जज के जरिए हमने इंक्वायरी का तलब किया है, सही से अगर इंक्वायरी हो जाए ये सब कुछ हो जाएगा। और पीओफआई ये सब इधर उधर बोल के, आसाम में कहा पीएफआई है, कुछ नहीं है ये सब। अब यहाँ इन लोगों ने किया है, आप देखिए पहला दिन जो वहां इवेक्शन हुआ कोई हंगामा नहीं हुआ, ठीक ठाक हुआ, लेकिन 800 लोगों का मकान तोड़ दिया। लोगों को इंतजार था, जुबानी बोला था कि आप लोगों का इंतजाम करेंगे। दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, कोई इंतजाम उनका नहीं किया। फिर जब चौथे दिन वहां तोड़ने गया, आप चिड़िया का घोंसला भी आप अगर तोड़ते हैं तो चिड़िया भी आप पे झपटेंगे, वो भी आपको, एक कौवे के दरख्त को भी आप तोड़ेंगे, वो भी आपके कूद पड़ेगा आप पर। ये गरीब लोग जिनके पास कुछ नहीं है, रहने को नहीं है, खाने को नहीं है, एक तो 2 साल से पूरा कोरोना है, और नदी के इरोटेड पीपल है, लैंडलेस लोग है, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से जो झोपड़ी बनाया उसको जब तोड़ने जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे? उनके जो इबादत खाना, मस्जिद को तोड़ा, मदरसे को तोड़ा, घर को तोड़ दिया, बूढ़े बुजुर्ग वहां जिनके रहने का इंतजाम नहीं है, तब वो क्या करेंगे जब उनके मकान तोड़ रहे? इसका तो प्रतिक्रिया होना, ये तो फितरी चीज है, नेचुरल चीज है, लेकिन प्रतिक्रिया कोई हथियार से नहीं किया। इनके हाथ में क्या था? छोटे छोटे कमची, छोटे छोटे लाठी, 2-4 लोगों के हाथ में। वो पुलिस वाले हजारों के तादाद में थे, वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इनकी ये फेलियर है। पुलिस वाले इनको बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी होती है, गिरफ्तार कर सकते थे अगर इनको लग रहा था कोई इन पे अटैक कर रहे हैं, इनकी जान खतरे में। बड़ी तादाद में पुलिस थी, गिरफ्तार करना जरूरी था। देखिए हवाई फायरिंग, 0 पॉइंट से फायरिंग इन्होंने की है। बिल्कुल, वो आंसू के छोड़ सकते थे, लाठी चला सकते थे, चलाना चाहिए, हवाई फायरिंग कर सकते थे, ये कुछ नहीं है। 0 डिस्टेंस से भीड़ भी तो नहीं दिख रही, जो वीडियो दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है पुलिस के लोग मौजूद है, सामने घर या जंगल टाइप है, उसमें लोग फायरिंग कर रहे, घरों को डायरेक्ट निशाना बना रहे हैं, ऐसा दिख रहा है वीडियो में। बिल्कुल, ये लोग देखे कि ये लोग तो कोई हंगामा कर नहीं रहे। अब इनका सामने देखिए बाई इलेक्शन है, इसको हिंदू मुसलमान इशू बनाना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। आगे अब बीजेपी के हालात यूपी में बहुत खराब है, बंगाल में तो बर्बाद हो गया। आप देखिए गोदी मीडिया बहुत कोशिश के बाद भी मोदी जी का क्या हाल हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट में वो समझते हैं कि यह हेमंत बिश्व को दायित्व दे दिया कि यही संभाल लेंगे, यह ये सब इशू क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारे सीएम साहब, दुर्भाग्य है कि स्टेट के सीएम है, वह इलेक्शन के बाद मस्जिद का फोटो जो तोड़ रहे हैं उसको वो ट्वीट कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, जिसको अदना सा नहीं, उन्होंने ये भी ट्वीट किया, मस्जिदें भी तोड़ी गई है 3 और एक मंदिर भी तोड़ा गया, शिव मंदिर धौलपुर में। तो उन्होंने कहा कि मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी से हमारा कमिटमेंट है, वादा है कि दोबारा हम उसको बनाएंगे, गेस्ट हाउस बनाएंगे और दीवार बनाई जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मस्जिद और मंदिर सब इलीगल जमीन में थे, तो मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बनाने का कोई वादा नहीं। मंदिर इलीगल जमीन में थी तो उसको दोबारा बनाने का सरकार वादा कर रही है। देखिए वही है, वहाँ जो मंदिर है एक छोटे से पहाड़ी के टापू है उस पे, और वो मंदिर को किसी ने नहीं तोड़ा। वहाँ कोई हिंदू भाई भी नहीं है, उस मंदिर को मुसलमान लोग ही उसका संरक्षण करते हैं, उसके देखभाल, उसके सफाई का काम मुसलमान लोग ही करते हैं। मुसलमान करते हैं शिव मंदिर, मुसलमान करते हैं शिव मंदिर का, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू भाई नहीं है। एक पुजारी है बेचारा, वो मर गया, उनकी बीवी है, वो एक औरत है जो उस मंदिर को देखती है, हिंदू औरत है, बहन है। अब वहाँ आसपास में मुसलमान है, तो जो उनका काम बनता है, किसी को बुलाते हैं लोग, उसको हेल्प करते हैं, तो मुसलमान ही उसका देख रेख कर रहे हैं, कोई हिंदू भाई वहां नहीं है। तो हिंदू ने कोई मंदिर पे आक्रमण नहीं किया, मंदिर का जमीन भी नहीं हड़पा। मंदिर के लिए अभी कुछ साल पहले जमीन चाहिए बोलकर 140 या कितने बीघा जमीन का दरखास्त इन लोगों ने डाला है। हालांकि उस इलाके में 20,000 बीघा जमीन है। 100 बीघा आप दे दो ना, हमारा क्या आपत्ति है, 200 बीघा आप दे दो, आप बाउंड्री वॉल बनाओ, गेस्ट हाउस बनाओ, कुछ भी करो। लेकिन ये जो लोग 30-40 साल से रह रहे हैं, वह 20,000 बीघा जमीन है, हजारों फैमिलीज वहां रह रहे हैं, जिनको वहां गुजारा खेती काश्तकार करने वाले गरीब लोग है, आसामी है, आसाम के है, वोटर लिस्ट में हर किसी का नाम है। इनके घर को बुलडोजर चला के क्या फायदा होगा? इनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन इनका यही है कि एक समुदाय को टारगेट करके आप संख्यालघु जो यहाँ माइनॉरिटीज है, मुसलमान है,
उनको टारगेट करना इनका मकसद है। ये तो कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं, रफीकुल दुर्भाग्य है इस्लाम इस साहब, लोग ये के। जो आपके मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कांग्रेस से आए हुए हैं, 15 साल तक कांग्रेस की हुकूमत में मिनिस्टर रहे, कांग्रेस में इनकी सियासी तरबियत हुई है। ये अचानक किस मिजाज के कैसे हो गए, डायरेक्ट मुसलमानों पर अटैक, योगी आदित्यनाथ और इनमें लग रहा है मुकाबला हो रहा है कौन मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो अचानक इनकी सोच कैसे बदली है? पहले भी कुछ ऐसा ही था इनका मामला? देखिए अभी क्या कहे, इसमें जो हो रहा है, बीजेपी तो फुल्ली जिम्मेदार है, 10,000 टाइम्स बीजेपी जिम्मेदार है। अब बीजेपी की जो रवैया है पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन कांग्रेस वाली, ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार यहाँ पिछले 15 साल लगातार कांग्रेस की सरकार थी और ये खुद भी मिनिस्टर थे वहाँ। उस वक्त कांग्रेस वाले अगर चाहते तो ये लैंडलेस लोगों को जमीन आवंटन कर सकते थे, इनके नाम पे इनको दे सकते थे, लेकिन इन इशू को इन लोगों ने जिंदा रखा है, ये काम को नहीं किया। ये सब बातें जहर इनके अंदर थी। लेकिन पिछली सरकार में भी ये मामला उठा था क्या, ये कि लैंडलेस लोग हैं इनको जमीन देना है, कांग्रेस की जब सरकार थी तब? ना आते कांग्रेस तो हर मर्तबा यही वादा करते थे लोगों से, 70 साल से इलेक्शन से पहले इन इलाकों में जाके, जहाँ की जमीन जो है वो म्यादी नहीं है, हाँ, और लोगों के नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, सरकारी जमीन है, वहां तो सिर्फ आसाम में नहीं पूरी इंडिया में आप देखेंगे 20% लोग ऐसे होते हैं इंडिया के जिनके पास अपना लैंड नहीं है, लैंडलेस लोग है। अब जो बड़ी लैंडलेस तादाद। लोग हैं बड़ी तादाद में, तकरीबन 20% होंगे इंडिया के, तो ये 20% लोग, ये तो इंसान जो है वो तो जमीन पे रहेंगे ना, वो तो दरख्त पे नहीं रहेंगे, तो कोई घोंसला बना के तो नहीं रहेंगे, चांद पे तो नहीं जा पाएंगे। ये गरीब कहाँ पे चांद पे जाएगा? अदानी अंबानी जाएगा? लेकिन देखिए ये जो 20% लोग पूरी इंडिया में है जिनके पास लैंड नहीं है, ये तो सरकारी जमीन में होगा या कहीं होगा, एनक्रोच करेगा। तो सरकार अगर ढंग से, सही अंदाज, मुनज्जम तरीके से जो सरकारी जमीन है उनको 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जो भी सरकार के पास है उसको दे के अगर परमानेंट सेटलमेंट कर दे, फिर इस तरह नहीं होगा मसाइल। लेकिन 70 साल में, ये 74 साल आफ्टर इंडिपेंडेंस आसाम में जब भी इलेक्शन से पहले इशू होता है, सिर्फ मुसलमान सरकारी जमीन पे रहते, ऐसे नहीं है, बात नहीं है, हिंदू भाई भी है और यहाँ के ट्राइबल है, मुसलमान है, हर यहाँ भी मान लीजिए 20 से 30% लोगों के पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लोग है, वो सरकारी जमीन पे जो भी रह रहे हैं, फॉरेस्ट में जो भी रह रहे हैं, इलेक्शन से पहले जाके यही वादा करते हैं। कांग्रेस ने भी बार बार वादा किया कि इस मर्तबा हम पावर में आएंगे तो आपको जमीन देंगे, लेकिन कभी नहीं दिया। 1-2 आदमी को वो मतलब सिंबलिकली उनको देके, जमीन देके, बस वो अपनी जिम्मेदारी को वो खत्म कर दिया और बिल्कुल किसी को नहीं दिया। मतलब कांग्रेस की सरकार थी लंबे अरसे तक, वो चाहती तो मसले हल कर सकती थी, ये हुआ नहीं, और जिसकी वजह से इनको मौका मिला है। अभी कांग्रेस भी अपोजिशन में है, आप भी अपोजिशन में है, इस लड़ाई में आप दोनों लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, या कांग्रेस भी पहले की तरह इधर उधर है, कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए, मुसलमानों का साथ देंगे तो अपर आसाम के लोग नाराज हो? कांग्रेस का क्या मामला है इस पूरे मामले में? देखिए अभी तो सबको मिलजुल के इसमें लड़ना चाहिए। जो भी विवेकवान आदमी होगा, मैं समझता हूँ इस सरकार के खिलाफ, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक सरकार है लेकिन हिटलरी चला रहे हैं, संविधान को तार तार कर रहे हैं, इसके खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस के साथ तो हमारा गठजोड़ रहा नहीं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसलिए आप हम बोल अपने हिसाब सकते हैं से। खुल करके। ये हमारे यहाँ देखिए एक बात तो ये है कि कृषक मुक्ति राइजर दल जो है वो छोटा सा एक पार्टी है, एक ही एमएलए उनका है। वो सोशल मीडिया में सिर्फ दिन भर जहर घोलना, यूडीएफ के खिलाफ ये सब जो बातें हो रही है उनका करना। कांग्रेस की भी कुछ वर्कर का हम देख रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब वो बीमार है, उनका 2 घंटा देर हुआ स्टेटमेंट आने में, तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस 70 साल रहा, वो इस जमीन को अगर अलॉट करके जाते तो अभी ये करने का बीजेपी को मौका ना मिलता। जिस तरह बीजेपी जिस तरह जिम्मेदार है, जिस तरह बीजेपी इस पे जालिम है, इसी तरह कांग्रेस ने भी जुल्म किया है इससे पहले। बराबर की जिम्मेदारी दोनों पे है, लेकिन पॉलिटिक्स खूब कर रहे हैं। अभी कुछ कांग्रेस के वर्कर या किसी दूसरे पार्टी के वर्कर जिनके अभी जमीन बनाने की फिक्र हो रही है, लोगों के मदद से ज्यादा पॉलिटिकल जमीन बनाने की जिनको फिक्र है, वो यूडीएफ के खिलाफ इस तरह की कुछ बातें सोशल मीडिया में छोड़ रहे हैं। हालांकि मैंने सबसे पहले बोला, कौन क्या लिखे क्या बोले उससे हमें मतलब नहीं। हम तो, हमारे पार्टी का जन्म ही यही हुआ, जो डिप्राइव सेक्शन है, जो परेशान मजबूर लोग हैं, उनका खिदमत करना, सेवा करना हमारा काम है। हमारा सदर साहब बराबर कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं। हम तो लोगों को सेवा करने के लिए डिवोटेड है और करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम अपने नाजरीन को एक मरतबा अपडेट कर दें कि आप डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब को सुन रहे थे। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी तर्जमान भी हैं और वहाँ की जनिया विधानसभा से आप विधायक हैं।
कई मरतबा पहले भी विधायक रह चुकी है, और इस पूरे मामले पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल का स्टेटमेंट कुछ ताखिर से आया, लेकिन आया। अभी भी हम देख रहे थे मिल्लत टाइम्स में कई जगहों पर मौलाना अजमल का स्टेटमेंट शाया हुआ है कि असम के निहत्थे मुसलमानों पर पुलिस की जालिमाना कार्रवाई की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए, और जो मुतासिरीन है, जो विक्टिम है, उनकी बाज़ाबातकारी कराया जाए, और जो यूडीएफ के एमएलएज है, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनकी तंजीम है, वो शुरू दिन से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो लोग मदद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वो लोग मौजूद हैं, लोकल मीडिया में भी बराबर ये लोग बने हुए हैं। नेशनल मीडिया में ज्यादातर लोग नहीं आ पा रहे, नेशनल मीडिया में तो इन मुद्दों को मौका ही नहीं दिया जा रहा। देखिए कितनी शर्म की बात है, कहीं पर एक पटाखा फूटता है, मुसलमानों से रिलेटेड मामला नहीं होता है, तो जो हमारे देश के बड़े बड़े चैनल है ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, सच्चाई दिखाते हैं कि हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं, और असम में 800 लोगों को बेघर कर दिया गया है, उनके मकाना तोड़ दिए गए हैं, पुलिस ने फायरिंग करके 3 लोगों को मार दिया है, मस्जिदों को तोड़ दिया है, लेकिन नेशनल मीडिया में कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई हंगामा नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और राजा दल जो मुसलमानों की लड़ाई तो नहीं लड़ते हैं, मुसलमानों का साथ नहीं देते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों पर अपना कब्जा जमाते हैं, मुस्लिम लीडरशिप को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, और ऐसे मौकों को हाथ से जाने नहीं देते हैं, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर, उनकी पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि सच्चाई यही कि लोग शुरू दिन से मौजूद हैं। मौलाना अजमल की जो ऑर्गेनाइजेशन है मरकजुल मारिफ, वो शुरू से हमेशा हर मामले पर रिलीफ का काम करती है, मदद करती है, और इस वक्त भी इनके लोग मौजूद हैं। हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ के लोग सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी चला जाता है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब, इन्होंने हर सवाल का जवाब भी दिया और बताया कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ग्राउंड पर क्या काम कर रही है, क्या हालात पैदा हुए हैं, और किस तरीके से बीजेपी ने टारगेट करके मुसलमानों को बेघर किया है। इस सिलसिले में जो कुछ अपडेट होगा हम आपको मजीद बताएंगे। बहुत शुक्रिया रफीकुल इस्लाम साहब, आपने हमें जो आया अपना वक्त दिया और सब कुछ बताया कि असम की क्या सूरत हाल है, असम में क्या हो रहा है। हम आपको भी बता दें नाजरीन कि असम की जिन लोगों को बेघर किया गया है। अच्छा रफीकुल इस्लाम से एक आखिरी सवाल कि ऑलमोस्ट कुल कितने लोग हैं जिस वक्त बेघर हुए हैं और नदी के किनारे रहने पर मजबूर हैं? देखिए 800 फैमिली, 800 मकान को इन्होंने तोड़ा है। एक में अगर 5 आदमी भी हिसाब लगाएंगे, 8-5-40 4,000 लोग होंगे जो ये बेघर जिनको किया गया है, अभी तकरीबन ऐसे ही है। और कितने लोग टारगेट पर, और कितने इलाके को खाली कराने का मंसूबा बना रहे हैं? वहाँ तकरीबन जो पूरा इलाका है 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। जिन इलाकों को 20,000 से ज्यादा की आबादी है जिसको 20,000 से ज्यादा जी जिसको खाली करना चाहते हैं। अभी 4-5 हजार लोगों की आबादी के इलाकों को खाली किया है। अभी इससे कई गुना ज्यादा एरिया है जिसको खाली करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है खाली करके वहाँ खेती करेंगे, एक प्रोजेक्ट करेंगे। कोई यूनिवर्सिटी के लिए सरकारी जगह खाली नहीं कर रही, कोई अपना मेडिकल कॉलेज के लिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के लिए खाली नहीं कर रहे। नदी के किनारे एक टापू है जहाँ ये लोग जो खेती करने गए सरकार, ये वहाँ रह भी नहीं पाएंगे, सैलाब होगा वहां से भाग आएंगे, हमें मालूम है। सरकार का काम मैं समझता हूँ खेती करना नहीं है, खेती तो ये लोग खुद करते हैं। बस मुसलमानों को परेशान करना है कि मुसलमान है, इसलिए इनका मकसद है, परेशान करना मकसद है, एक बहाना है ये प्रोजेक्ट का, खेती का। हालांकि खेती देखिए मुस्लिम इलाके में जो सब्जी उगाते हैं, खेती खूब करते हैं, साल में 3-3 खेतियां ये काटते हैं। इनको मदद करना चाहिए। इनके एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये कोई काम नहीं, पब्लिक तो खुद से काम करती है। एक बहाने से इस जमीन को खाली करके लोगों को बेघर कर रहे हैं। बिल्कुल जो किसी हाल में इसको कबूल नहीं किया जा सकता। हम इसके खिलाफ करेंगे और कोर्ट पे भी हम जाएंगे और हम इनको मजबूर करेंगे कि इन लोगों को रिहेबिलिट करे, इनका हक दे, और इस तरह जुल्म कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप सुन रहे थे डॉक्टर रफीकुल इस्लाम साहब को, जिन्होंने खुल करके मुद्दे की बात की। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी यूडीएफ के किसी और नेता के साथ। बहुत शुक्रिया, आप सबने हमें अपना टाइम दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि मिल्लत टाइम्स के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफ़िज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।